चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देश की सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी है बीजेपी, बीएमसी दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर। जानिए किसके पास है कितनी संपत्ति। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी रिफॉर्म्स विशेषज्ञ से यह जानकारी मिली है कि मौजूदा समय भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा अमीर राजनीतिक पार्टी है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए 4,847.78 करोड़ की संपत्ति घोषित की गई। इसके बहुजन समाज पार्टी का स्थान रहा, जिसने 698.33 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 588.16 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। 44 केंद्रीय राजनीतिक दलों में से शीर्ष 10 दलों ने वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए सभी क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित कुल संपत्ति का 2028.715 करोड़ रुपए या 95.27% की संपत्ति घोषित की गई है। यह रिपोर्ट शुक्रवार को सामने आई। विश्लेषण के अनुसार इस दौरान 7 राष्ट्रीय और 44 क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित कुल संपत्ति क्रमशः 6,988.57 करोड़ रुपए और 2,129.38 करोड़ रुपए थी। क्षेत्रीय दलों में समाजवादी पार्टी द्वारा सबसे अधिक संपत्ति 553.87 करोड़ रुपए घोषित की गई है। इसके बाद तेलंगाना महाराष्ट्र समिति ने 301.87 करोड़ रुपए और अनाद्रमुख ने 267.61 करोड़ रुपए संपत्ति की घोषणा की है। वीकेंड कर्फ्यू खत्म होने के बाद दिल्ली मेट्रो ने जारी की नई गाइडलाइंस, आज से होगी शुरू सेवाएं। वीकेंड कर्फ्यू खत्म होने के बाद दिल्ली मेट्रो ने जारी की नई गाइडलाइंस, आज से होगी सेवाएं शुरू। देश की राजधानी में कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियों पर सख्ती कम होने लगी है। ऐसे में आई मामलों की कमी के आने के बाद डीडीएम ने राजधानी में लगाए हुए कुछ प्रतिबंध हटा दिए हैं। बीते दिन यानी 27 जनवरी को डीडीएम ने बैठक की, जिसमें दिल्ली से वीकेंड कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया। इसके साथ ही प्राइवेट और सरकारी ऑफिसों को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि कोरोना के ग्राफ में कमी को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने के बाद डीएमआरसी ने भी दिल्ली मेट्रो को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत आज से अब वीकेंड कर्फ्यू वाले दिन यानी शनिवार रविवार को पहले की तरह मेट्रो चलाई जाएगी। दरअसल दिल्ली मेट्रो ने शुक्रवार को जानकारी दी कि सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म होने के साथ ही यानी शनिवार रविवार को मेट्रो सेवाएं बहाल कर दी गई है। फिलहाल मेट्रो में खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं दी गई है, यानी कि यात्री 100% क्षमता के साथ बैठकर यात्रा कर सकते हैं। वहीं सभी मेट्रो स्टेशन पर कोरोना के नियमों का पालन किया जाए। इस दौरान मेट्रो ने यात्रियों का मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया है। देश में बढ़ने लगा ओमिक्रॉन का कहर, लेकिन कर्नाटक में अलग ही कहानियां बयां कर रही है। डेल्टा वेरिएंट के आंकड़े एक दिन में 49 की गई है जान। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। यह जाने कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ ही देश में कोरोना की तीसरी लहर भी आ गई है और चरम पर पहुंच गई है। हर दिन कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रही हैं। कई राज्यों में तो ओमिक्रॉन का कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी शुरू हो गया है। ऐसे में स्थिति काफी विस्फोटक दिखाई दे रही है। देश में हर दिन कोरोना के नए केस 2 लाख को पार कर रही हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक से डराने वाली जानकारी सामने आई है। बता दें कि पिछले 24 घंटों में कर्नाटक में कोरोना के 38,083 नए मामले सामने आए, जबकि 49 मरीजों की जान गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान शहर पर पाने वाला घातक डेल्टा स्वरूप कर्नाटक में कोविड की तीसरी लहर में भी हावी है। मंत्री ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि कर्नाटक में तीसरी लहर के कौन सा स्वरूप हावी है। 6,000 नमूनों जिसका जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया, उसमें स्पष्ट हुआ कि इनमें 3/4 मामले डेल्टा और उसके उपस्वरूप के हैं और उसके बाद ओमिक्रॉन स्वरूप का स्थान है। आज ही के दिन भारत की पहली जंबो ट्रेन को किया गया था रवाना। 2 इंजन वाली थी तमिलनाडु एक्सप्रेस। देश और विश्व में 29 जनवरी का दिन कई महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इस दिन भारत की पहली जंबो ट्रेन तमिलनाडु एक्सप्रेस को नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर मद्रास के लिए रवाना किया गया था। इसी दिन भारत दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन का क्षेत्रीय सहयोगी बना था। भारत को निशानेबाजी में ओलंपिक पदक विजेता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म 29 जनवरी 1970 को राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था। साल 2010 में आज ही के दिन भारत और रूस के संयुक्त परियोजनाओं के तहत बनाए जा रहे 5वीं पीढ़ी के युद्धक विमान के रूप से सुदूर पूर्वी हिस्से में पहली बार सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान भरी है। विधानसभा परिषद की 36 सीटों पर 2 चरणों में होगा मतदान, 12 मार्च को आएंगे नतीजे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी में स्थानीय निकाय एलएमसी चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की गई है। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 35 स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र की 36 विधान परिषद सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव 2 चरणों में 3 और 7 मार्च को होंगे। इनके सदस्यों का कार्यकाल 7 मार्च को समाप्त हो रही है। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि मथुरा एटा मैनपुरी स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र में 2 सीटें हैं, जिसके लिए अलग अलग चुनाव होंगे। पहले चरण में 29 और दूसरे चरण में 6 निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान होगा। मथुरा एटा मैनपुरी स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के लिए पहले चरण में मतदान होगा, जिसमें 2 सदस्य हैं। 3 मार्च को होने वाले पहले चरण के मतदान की अधिसूचना 4 फरवरी को जारी की जाएगी, जबकि दूसरे चरण के 7 मार्च को होने वाले मतदान की अधिसूचना 10 फरवरी को जारी की जाएगी। मतगणना 12 मार्च को होगी। स्थानीय निकाय
MLC चुनाव में जनता सीधे वोट नहीं देती है। जनता के बजाय ग्राम प्रधान, BDC सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, नगर निकायों के पार्षद मतदान करते हैं। बढ़ते प्रदूषण पर सख्त दिल्ली सरकार ला रही नई नीति, बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट दिखाए पंपों पर नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। दिल्ली में बहुत जल्द बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के पेट्रोल पंप पर वाहनों में डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट अनिवार्य करने जा रही है। राजधानी के पेट्रोल पंप में यह सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। दिल्ली में पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल भरवाने के लिए PUCC यानी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र का होना जरूरी कर दिया जाएगा। इसके ड्राफ्ट की अधिसूचना होने से पहले जनता की राय ली जाएगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि नई नीति के तहत यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहन राजधानी में न चले और लोग साफ हवा में सांस ले सके। उन्होंने कहा कि इस नीति से सरकार को प्रदूषण नियंत्रण करने में काफी मदद मिलेगी। गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल सरकार जल्द ही एक महत्वाकांक्षी नीति लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली से उत्तर भारत को खासकर सर्दियों में वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस नीति के लागू होने के बाद वाहनों को पंप पर ईंधन भरवाते समय PUC सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। सभी ग्राहक को यह अपने साथ रखना होगा। उन्होंने कहा कि इस नीति से दिल्ली में हर वाहन के प्रदूषण के स्तर को समय समय पर जांचा जा सकेगा। निको को पता लगाने वाले वैज्ञानिक ने इसे लेकर किया डराने वाला खुलासा। वायरस से खतरनाक होने को लेकर कही ये बात। दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ के बीच फैलने वाला निको कोरोना वायरस यदि अधिक म्यूटेशन हुआ तो यह भविष्य में मानव के लिए खतरा पैदा कर सकता है। चीन के रिसर्चर ने इसके बारे में आगाह किया है। यह स्टडी प्रकाशन पूर्व संग्रह बायोवृक्षिक पर हाल ही में डाला गया है और इसकी समीक्षा की जाननी अभी बाकी है। स्टडी से पता चला कि निकोवा मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से करीबी रूप से संबंध है। विषाणु जो इस रोग की पहली बार 2012 में सऊदी अरब में पहचान की गई थी। कोरोना वायरस वायरसों का एक बड़ा परिवार है जो सामान्य सर्दी जुकाम से लेकर सांस जैसी रोग का कारण बन सकता है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज और हुवान यूनिवर्सिटी के रिसर्च ने यह गौर किया है कि निको वायरस दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ के समूह में पाया गया है और यह इन जंतुओं में विशेष रूप से फैलता है। रिसर्च ने इस बात का जिक्र किया है कि अपने मौजूदा स्वरूप में निको मानव को संक्रमित नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि यह और अधिक म्यूटेशन हुआ तो यह संभवतः नुकसानदेह हो सकता है। 12 विधायकों की नियुक्ति को लेकर बीजेपी सूजी उर्मिला मातोड़कर देवेंद्र फडणवीस से किए सवाल का ऐसा मिला जवाब। बीजेपी के 12 विधायक का निलंबन सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रद्द कर दिया है। विधानसभा के मानसून सत्र के वक्त स्पीकर के पास आकर चिल्लाने की वजह से इन्हें निलंबित किया गया था। इसके विरोध बीजेपी सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन विधायकों के निलंबन को रद्द करते हुए महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को झटका दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया। इसका जवाब अभिनेत्री और शिवसेना नेता उर्मिला मातोड़कर ने दिया है। उर्मिला मातोड़कर पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता केशव उपाध्याय उसने उलझ कर गए। फिर बीजेपी और शिवसेना के बीच अच्छा खासा ट्विटर वार शुरू हो गया है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने ट्विटर में कहा था कि महाराष्ट्र में लगातार संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। महाविकास अघाड़ी सरकार की ओर से तानाशाही चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इन्हें जोरदार चाबुक लगाया है। यह सिर्फ 12 विधायकों का सवाल नहीं था, उनके क्षेत्र के 50 लाख से अधिक उन मतदाताओं का सवाल था जिन्होंने इन विधायकों को अपना विश्वास देकर चुना था। आज लोकतंत्र की रक्षा हुई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप चैनल में पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।